गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते। ये दूसरा एपिसोड जो हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था, उर्दू है किसका नाम, ये उस सिलसिले की दूसरी और आखिरी कड़ी है। और पिछली बार बात अधूरी रह गई थी। हमें उम्मीद है इस बार हम अपनी बात को पूरा कर पाएंगे। तो जो बात हमने पिछली बार की थी उसको थोड़ा सा उस ज़मीन को एक बार दोबारा उस सफ़र को तय कर लेते हैं। तो ब्रीफली जो बात हमने कही थी वो ये कि जिस ज़बान को आज हम उर्दू कहते हैं उसकी शुरुआत दिल्ली में 13वीं शताब्दी के आसपास हम मान सकते हैं। हालांकि वो हालात जिनमें ये ज़बान इस ज़बान का इस भाषा का जन्म हुआ वो उससे बहुत पहले जाते हैं। लेकिन उस पूरे सिलसिले को जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं, पिछले इतवार को, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ उसको देख सकते हैं, उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर 13वीं शताब्दी के बाद ये होता है कि ये ज़बान जो दिल्ली में उस वक्त बोली जा रही है, जो दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान जो उससे बहुत पहले से बोली जा रही थी और जिसमें ब्रज का और दूसरी भाषाओं का मिक्सचर था, उस ज़बान में 12वीं शताब्दी के अंत से मध्य एशियाई भाषाओं के शब्द आके मिलने लगे और वो फौजों के ज़रिए, सूफी श्राइन्स के ज़रिए, बाज़ार के ज़रिए, सराय के ज़रिए, इन तमाम जगहों पर ये भाषाओं का ये दो अलग अलग भाषाएं, एक भाषा जो यहाँ बोली जा रही थी, दूसरी वो जो बाहर से आई थी, इन सारी भाषाओं का मिक्सचर, एक खिचड़ी तैयार हो रही है। एक जगह और जहाँ ये हो रहा था जिसका जिक्र करने हम भूल गए थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में बनाए गए बड़े बड़े कारखाने थे। अलाउद्दीन खिलजी हर साल लगभग 1 लाख रोब्स डोनेट किया करता था इनाम के तौर पर, प्रेजेंट्स की शेप में दिया करता था अपने फौजियों को, अफसरों को, नोबल्स को, मिनिस्टर्स को, और जो दूसरे लोग बाहर से जो विदेशी आते थे, दूसरे देशों के जो लोग आते थे, राइटर्स को, पोइट्स को, उनको वो सब के सब डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। लगभग 1 लाख एक साल में बना करते थे और उसके लिए बहुत बड़े बड़े कारखाने थे। और इन कारखानों में बुनकर, जरी का काम करने वाले, बुनाई का, कढ़ाई का काम करने वाले, कपड़ा बुनने वाले, मलमल, मखमल, किमखाब, अतलस और ये तरह तरह के कपड़े बुनने वाले, ये जो थे हथियार दिए जाते थे, पेशकब्ज और खंजर और तलवारें सिपाहियों को इनाम में दी जाती थी, अफसरों को दी जाती थी, जिनके ऊपर जड़ाई का काम होता था। तो कुंदन का काम करने वाले, प्रेशर स्टोन्स का काम करने वाले, ये सारे कारीगर एक जगह काम करने लगे, बड़ी सी वर्कशॉप के अंदर या बड़ी बड़ी बहुत सारी वर्कशॉप्स के अंदर। और वहां पर भी इन भाषाओं की खिचड़ी पकना शुरू। ये वो भाषा है जो दिल्ली के आसपास विकसित हो रही है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में ही अलाउद्दीन खिलजी जाके गुजरात को कॉन्कर करता है और फिर वो अपने कुछ तर्क सरदार वहाँ भेजता है उस इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। ये सरदार जब दिल्ली से जाते हैं तो अपने हाउस होल्ड सर्वेंट्स को, घर में काम में मदद करने वालों को, अपने घर में खाना पकाने वालों को, इन तमाम लोगों को, झाड़ू बहारू करने वालों को, सफाई करने वालों को, इनको अपने साथ ले जाते हैं और अपने ऑफिस के स्टाफ को साथ ले जाते हैं। और इस तरह दिल्ली की ज़बान गुजरात पहुंच जाती है। खिलजियों की सत्ता खत्म होने के बाद तुगलक आते हैं और जो दूसरा तुगलक राजा है, मोहम्मद बिन तुगलक, वो राजधानी को दिल्ली से वहाँ ले जाता है
दौलताबाद, देवगिरी और दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को ऑर्डर देता है कि सब मेरे साथ चले, और जोर जबरदस्ती होती है, लोगों को वहां ले जाया जाता है। कुछ साल के बाद वो राजधानी दोबारा दिल्ली लेके आता है, पर वो सारे लोग जो दिल्ली से गए थे वो लौट के नहीं आते, वहीं बस जाते हैं। तो इस तरह दिल्ली की जो जबान थी अब महाराष्ट्र पहुंच जाती। कुछ समय के बाद जब तैमूर का दिल्ली के ऊपर हमला होता है, तो उस वक्त निजामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द थे नसीरुद्दीन चिराग बेली, उनका देहांत होता है, उनकी मौत होती है, और उनके बाद उनके जो शागिर्द थे, जो उनके सक्सेसर थे, जानशीन थे, वो दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। पहले वो दौलताबाद जाते हैं और उसके बाद जाके वो गुलबर्गा में बस जाते हैं, और उनके साथ उनके कई 100 भक्त जाते हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनके साथ जाते हैं। और इस तरह फिर दिल्ली की जबान एक और बार कर्नाटक पहुंच जाती है। इसके कुछ समय के बाद बाहमनी किंगडम की स्थापना होती है, जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा थे, दिल्ली से टूट के अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर देते हैं। और आजाद डिक्लेयर करने के बाद वो फारसी जो दिल्ली की कोर्ट लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, और ये भाषा जो इस इलाके में विकसित हो रही है उसको अपना लेते हैं। ये भाषा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले वो गुजरात पहुंच चुकी थी, गुजरात से फिर ये गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, इन तमाम इलाकों में फैली। और जब बाहमनी सल्तनत के टुकड़े हुए तो गोलकुंडा और बीजापुर ये 2 नई सल्तनतें बनी, जिन्होंने इस भाषा को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बनाया। गोलकुंडा के राजा तो कुतुब शाही कहलाते थे और बीजापुर के आदिल शाही, और इन दोनों ने इस भाषा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, इसको अपनी कोर्ट की लैंग्वेज बनाया। और इसके बाद अगले 200 साल में दिल्ली से भाषा जो वहां पहुंच गई थी, अब एक नए रूप में विकसित होकर सामने आई, जिसका नाम दक्कनी बना। और ये दक्कनी जो भाषा थी, ये 1700 के आसपास औरंगजेब आलमगीर के देहांत से कुछ समय पहले दिल्ली पहुंची, वली दक्कनी की पोइट्री के साथ। वली दक्कनी दक्कन के रहने वाले थे, वो वली दक्कनी के नाम से बहुत मशहूर है, वो वली औरंगाबादी के नाम से भी मशहूर है, और वो वली गुजराती के नाम से भी मशहूर है। और उनकी शायरी जब उनके कलाम के साथ, सुना है कि वो भी दिल्ली आए थे, वो दिल्ली पहुंची। इस वक्त दिल्ली में क्या स्थिति थी? दिल्ली इस वक्त कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी, और साहित्य सृजन की जो लैंग्वेज थी वो भी पर्शियन थी। और उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, हिंदू भी थे, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे, जिनमें एक चंद्रभान ब्राह्मण का नाम मुझे याद आ रहा है, जो शाहजहां के वक्त के थे, और उन्होंने बहुत मसनवियाँ लिखी और बहुत कुछ लिखा उन्होंने फारसी में, और वो फारसी के बड़े पोएट्स में इंटरनेशनली माने जाते, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और बहुत सारे नाम थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप में से अगर किसी को रुचि है तो आप मुझे मैसेज भेजेंगे और मैं आपको वो नाम भेज दूंगा। तो उस वक्त जो पर्शियन के बड़े पोएट दिल्ली में हैं, उनमें हातिम हैं, आबरू हैं, आरजू हैं, अब्दुल कादिर बेदिल हैं, और ये सब लोग फारसी में शायरी करते। ये वो वक्त है जिस वक्त दुनिया भर की में सबसे अच्छी पर्शियन लैंग्वेज की शायरी दिल्ली में हो रही है, और ये बात ईरान के लोगों को एक्सेप्ट करने में कई 100 साल लगे। अभी हाल ही में उन लोगों ने मानना शुरू किया है कि 17वीं 18वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी में जो फारसी भाषा में जो शायरी हो रही है वो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी है, और उसको अब उन्होंने एक नाम दिया है जिसे सबके हिंदी कहते हैं, द इंडियन स्कूल ऑफ पर्शियन पोइट्री। और ये चंद्रभान ब्राह्मण और
बेदिल और हातिम और आरजू और आबरू, ये सब लोग इस भाषा में शायरी करते हैं। इन लोगों का मानना यह है कि कोई भी ढंग की बात सिर्फ फारसी में ही कही जा सकती है। न सिर्फ शायरी बल्कि कोई भी गंभीर विचार का आदान प्रदान करना हो तो वो केवल फारसी में ही हो सकता है। इस वक्त वली दखनी की शायरी दिल्ली पहुंचती है और एकदम वो एक, जिसे हिंदी में कहते हैं, हड़कंप मचा देती है। ये जबान थी जिसको दक्कनी कहते थे, रेख्ता कहते थे। रेख्ता का मतलब होता है मिली जुली जबान। आपको याद है पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो हमने अपभ्रंश की बात की थी, गिरी हुई जबानें। ये भी एक गिरी हुई जबान समझी जाती थी, गली मोहल्लों में बाजार में बोली जाने वाली जबान। और इसके बारे में इनका मानना था कि इसमें कोई ढंग की बात हो नहीं सकती। लेकिन वली दखनी की शायरी ने एकदम उनके इस विचार को बड़े गंभीर तौर के ऊपर चैलेंज किया। वली दखनी कमाल का व्यक्तित्व है। उसकी शायरी में पहली बार, जहां तक मैं समझता हूं, मुमकिन है और एग्जाम्पल्स हों जो मेरी नजर से नहीं गुजरी हैं, उसने एक शहर की तारीफ की। ऐसा बहुत पहले खुसरो ने किया है। जब वो अयोध्या गए थे तो अयोध्या में वो कई साल रहे थे और अयोध्या की तारीफ में उन्होंने बहुत खूबसूरत गजल लिखी है जिसमें उसका कंपैरिजन उन्होंने स्वर्ग से किया है। तो पर्शियन में ही ट्रेडिशन था, लेकिन दक्कनी में, रेख्ता में ये शायद पहली बार हुआ जो वली दखनी ने किया। और उसने सूरत शहर, जिसको वो बहुत याद करता था क्योंकि वो बहुत साल वहां रहा था, तो उसने सूरत की तारीफ में एक मसनवी लिखी। और उसके बाद वली दखनी ने वो गुजरात छोड़ के आ गए थे, तो गुजरात उन्हें बहुत याद आता था। और गुजरात के का जो फिराक है, गुजरात से बिछड़ने का जो दर्द है, वो उन्होंने एक और अपनी एक किते में उसको रिकॉर्ड किया। तो अब तक शायरी आमतौर के ऊपर आशिक माशूक की बातें किया करती थी, या शराब की और काजी की बातें किया करती थी। इस किस्म की बातें आमतौर पर शायरी में हुआ करती थी। लेकिन पहली बार रोजमर्रा की जिंदगी, आम लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवालों को शायरी का सब्जेक्ट बने। और ये वो बात थी जिसने हातिम को, आबरू को, आरजू को, इन तमाम लोगों को, बेदिल को चौंका दिया। ये 17वीं 18वीं शताब्दी के शुरू का मामला है। अगले 50, 60, 100 साल के अंदर ये जबान जो दक्कनी के नाम से आई थी, रेख्ता बनकर फैल गई और इसमें बड़े पैमाने के ऊपर शायरी होने लगी। और तमाम बड़े शायरों ने अब इस जबान में शायरी करनी शुरू की। इसमें जो सबसे बड़ा नाम 19वीं सदी का हमारे पास आता है, 18वीं सदी का, वो मीर तकी मीर। और मीर के बाद फिर हमारे पास बड़ा नाम आता है गालिब। इनके अलावा भी बहुत सारे शायर हैं। एक शायर वली दक्कनी के वक्त के, लगभग उनके वक्त के दिल्ली में हैं, जिनका नाम जाफर जटल्ली है। और वो मेरे ख्याल में व्यंग का पहला शायर है। वो फर्रुखसियर बादशाह बनते हैं और एक बहुत ही भ्रष्ट बेईमान किस्म का निज़ाम वो चला रहे हैं। और जो पुलिस वाले हैं वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं। तो ऐसे हालात हैं जिनसे हम लोग फेमिलियर हैं। तो उसके ऊपर जाफर जटल्ली शायरी करते हैं। फर्रुखसियर बादशाह बनते, उस ज़माने में ट्रेडिशन ये था कि जो आदमी बादशाह, जब भी कोई नया बादशाह बनता था
तो वो अपनी नई कॉइन्स शुरू करता था, नए सिक्के निकालता था। और जैसे आजकल नए नोट वोट निकलते हैं, ऐसे हर नया बादशाह नया सिक्का निकाला करता था। और शायर उस नए बादशाह के गद्दी संभालने के उपलक्ष्य में सिक्का लिखा करते थे। एक कविता होती थी जिसमें शायरी होती थी, गजल होती थी, नज्म होती थी, जिसमें उस बादशाह की तारीफ की जाती। जाफर जटल्ली ने फर्रुख सियर की हुकूमत के बारे में जो लिखा, वो जब फर्रुख सियर के पास पहुंचा तो फर्रुख सियर ने जाफर जटल्ली का सर कटवा दिया। तो मैं समझता हूं कि जाफर जटल्ली पहला, या शायद और रहे हूं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम एक ये इंसान था जो अपनी बात कहने के अधिकार का, हक का इस्तेमाल करने के लिए मारा गया। तो जाफर जटल्ली के साथ उर्दू शायरी में व्यंग, जिसे हम तंज कहते हैं, वो आता है। नजीर अकबराबादी के समय में के वक्त में इनके मीर तकी मीर के वक्त में एक और शायर है नजीर अकबराबादी, जो दिल्ली में पैदा होते हैं और आगरा चले जाते हैं। और वो हिंदुस्तान में शायद नहीं, लेकिन उर्दू में उत्तर भारत के इस हिस्से में और उन बहुत कम लोगों में से एक हैं जो असल में अवामी शायर कहे जा सकते हैं, आम जनता का शायर। और वो बातें कर रहा है जिससे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी का ताल्लुक है। वो भूख पे कविता करता है, वो रोटी पे करता है, वो बलदेव जी के मेले के ऊपर करता है, वो ककड़ी पे करता है, वो खरबूजे पे करता है, वो गरीबी की फिलॉसफी पे करता है, वो हिजड़ों पे शायरी करता है। कोई विषय, कोई सब्जेक्ट उसने छोड़ा नहीं जिसके ऊपर उसने शायरी की। और वो बहुत आला पाई की शायरी है, वो तुकबंदी नहीं है, वो बहुत अच्छी शायरी है। तो ये जबान जो गलियों बाजारों में, फौज के लश्करों में, खानकाहों में, सरायों में पैदा हुई थी, वो आम जिंदगी से अपना कनेक्शन नहीं छोड़ती। और यही वजह है शायद कि ये बड़ी तेजी से फैलती है और इसे बहुत मकबूलियत मिलती है, बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि ये आम इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी की बात उनसे करती है। अब ये वो वक्त है पॉलिटिकली जिसमें मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा है और अंग्रेज धीरे 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 मुल्क पर कब्जा करते जा रहे हैं। इस दौरान ये 19वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक का 1820-22 के आसपास का वक्त है। एक साहब जिनका नाम जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट है, वो गुजरात से बंगाल तक का सफर करते हैं, कभी पैदल, कभी पालकी में, कभी बैलगाड़ी में। और वो लोगों से बात करते हुए जाते हैं और उनसे पूछते हैं तुम क्या जबान बोलते हो, और लोग उनसे कहते हैं हम उर्दू बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। वो कलकत्ते पहुंचते हैं। कलकत्ते में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम्स कॉलेज बनाया हुआ, और उस कॉलेज में वो सारे अंग्रेज जो हिंदुस्तान में नौकरियां करने आ रहे हैं उनको वहां पर रख कर, जो बड़े दो पे जिनको जाना है उनको वहां पे ट्रेन किया जाता है, फारसी पढ़ाई जाती है। जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट वहां जाते हैं और कॉलेज के डायरेक्टर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए फारसी सिर्फ कोर्ट की जबान है, गली मोहल्लों बाजारों में तो हिंदुस्तानी बोली जाती है। और उसके बाद वो हिंदुस्तानी जबान का एक ग्रामर तैयार करते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज के डायरेक्टर्स को वो पेश करते हैं। कुछ समय के बाद जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाते हैं।
और उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में पहला ट्रांसलेशन ब्यूरो बनता है और एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत होती है। कुछ लोग जो उर्दू के स्कॉलर्स हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं थोड़ी बहुत, उनको इंग्लैंड ले जाया, उनको कलकत्ते ले जाया जाता है। ये सब वो लोग हैं जो मुसलमान हैं और उनको कुछ अंग्रेजी की किताबें दी जाती हैं उनका अनुवाद करने के लिए, तर्जुमा करने के लिए, कि वो इन किताबों को ट्रांसलेट करें और उनको उर्दू में पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखें। उर्दू की स्क्रिप्ट पर्शियन है, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखें। कुछ लोग इलाहाबाद से और बनारस से ले जाए जाते हैं, ये भी सब उर्दू जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं। इनसे कहा जाता है कि वो उन्हीं किताबों का अनुवाद करें और वो नागरी लिपि में लिखें। और उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज से 2 भाषाएं पैदा होती हैं, एक नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी और दूसरी फारसी लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी। फारसी लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी को उर्दू का नाम दिया जाता है और नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदुस्तानी को हिंदी का नाम दिया जाता है। ये याद रखना जरूरी है। ये 1825 की बात है। गालिब 1865 में मरे। उनके मरने से कुछ साल पहले गालिब के खत जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे थे, उनके एक शागिर्द ने इकट्ठे करके और छापे। क्योंकि गालिब ने न सिर्फ ये कि उर्दू पोइट्री की शक्ल बदल दी थी, उन्होंने उर्दू प्रोज की, गद्य की भी शक्ल बदल दी थी। उससे पहले बहुत फॉर्मल किस्म का प्रोज लिखा जाता था और आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने पुराने अपने दादा के वक्त के अगर कभी खत पढ़े हों या अपने दादा से पूछें, दादा से, नाना से, तो वो आपको बताएंगे खत कैसे लिखे जाते थे। भगवान से आपका वो आपके स्वस्थ होने की दुआ करते हैं और वो कैसी हैं और वो बुआ जी कैसी हैं और ताऊ जी कैसे हैं और वो उनके बेटी की शादी हुई थी, वो क्या मैं आ नहीं पाया, वगैरह 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 वगैरह। ये सब कुछ चलता रहता है और आखिर के 2 लाइन में होता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, पैसे भेज दे। इस तरह के खत लिखे जाते थे। गालिब ने इस तर्ज को बिल्कुल बदल दिया और उन्होंने खत ऐसे लिखना शुरू किया जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। जैसे उनके एक शागिर्द थे मीर मेदी मजरू, तो उनको खत लिखते थे, कहो मियां मीर मेदी मजरू कैसे हो, अरसा हुआ तुमसे बातचीत नहीं, वगैरह। तो ये उनके खत जो थे, उन्होंने उर्दू का प्रोज लिखने के पूरे स्टाइल को बदल दिया। उनके एक शागिर्द ने उनके तमाम दोस्तों को खत लिख के वो खत मंगवाए, इन खतों को बचा कर करते थे और वो खत छाते थे। उसके एक शख्स का नाम था ऊद हिंदी, हिंदी की खुशबू। ऊद अमर फ्रेग्रेंस होती है। ये खत गालिब के लिखे हुए थे, इनकी सिर्फ पर्शियन थी, छापे गए। किताब का नाम हिंदी की महक। उस वक्त तक शायरी की जबान को रेख्ता कहते थे और प्रोज की जबान को हिंदी कहते थे और वो नागरी में नहीं लिखी जाती थी, वो पर्शियन से लिखी जाती। इस सिलसिले में एक और आपको जिक्र कर दूं, आपको कुछ पता होगा कि ये क्या हो रहा था। अभी वो एक फिल्म आई थी जिसके ऊपर बहुत झगड़ा हुआ था और वो फिल्म को बैन करने की बात की थी। राजकुमारी की कहानी थी। चित्तौड़ की राजकुमारी की कहानी, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ। वो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है और मैंने वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देखी है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है।
इस एपिक पोएम की लैंग्वेज अवधी है और स्क्रिप्ट पर्शियन। और उस वक्त में जो कुछ लिखा पढ़ा जाता था वो आम तौर पर पर्शियन स्क्रिप्ट में ही होता। जितने भी कोर्ट्स थे, जो राजा और राणों के जो कोर्ट्स थे राजस्थान में और महाराष्ट्र में, इन सब में भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हुआ। तो और इसीलिए जॉन पॉल बॉर्थविक गिलक्रिस्ट कहा था कि कोर्ट की जबान पर्शियन है। स्क्रिप्ट अवधि भी पर्शियन में लिखी जा रही थी। पंजाबी भी पहले पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी और उसका नाम शाहमुखी होता, शाहमुखी, बाद में गुरमुखी बनी। तो ये नागरी स्क्रिप्ट और ये शिफ्ट ये बड़ा रिसेंट। ये जो खेल हुआ वो असल में क्या खेल है, ये दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। ये अंग्रेजों की मेहरबानी है, हिंदुस्तान में हुआ। किसी लैंग्वेज का धर्म से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं हुआ। अरबी मुसलमानों की जबान नहीं, अरबी उस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की जबान है। उसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी और नास्तिक भी। फिलिस्तीन में अरबी बोलने वाले बहुत, सबके सब अरबी बोलते हैं, उनमें बहुत सारे नास्तिक हैं। और फिलिस्तीन का जो आंदोलन था उसका एक तो वो पीपल्स पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ था, एक और ऑर्गेनाइजेशन था पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन पीएफएलपी। उसके नेता थे जॉर्ज हबाश, उनकी जबान अरबी थी। ऐसे ही क्या हिंदी हिंदुओं की जबान है? और वो हिंदी नहीं बोलता है वो हिंदू नहीं है। तमिलनाडु के लोग, पंजाब के लोग, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग, मालवी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये बोलने वाले क्या हिंदू नहीं है? और क्या ये जबानें बोलने वाले मुसलमान भी नहीं है? भाषा के क्षेत्र में उसका ताल्लुक भी संस्कृति से होता है। वो उर्दू जो भाषा है, जो जबान है, वो दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाके में विकसित हुई और उसके बाद फिर वो ट्रैवल किया उसने और वो अवध गई और वो रामपुर गई और उस पूरे इलाके। लेकिन और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कहां कहां ट्रैवल करके ये जबान विकसित हुई, कहां कहां से रिसोर्स लिए हैं, तब ये जबान बनी। ये वो जबान थी जो दिल्ली में बोली जा रही थी, जो हिंदी और उर्दू दोनों की मां थी, जिसे रेखा भी कहते थे, हिंदी कहते थे और पर्शियन स्क्रिप्ट लिखते थे। अंग्रेजों ने ये दो जबानें बनी और अलग अलग जबान बनाई। अंग्रेजी ईसाइयों की जबान नहीं है, न पोलिश ईसाइयों की जबान है, न कोई भी जबान दुनिया की ऐसी है केवल एक धर्म के लोगों की जबान। लेकिन हिंदुस्तान में यह किया गया और उसके बाद दो भाषा, दो धर्म, दो संस्कृति और दो देश, इस सब की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज में 1825 में हुई। इस बात को याद रखने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आज भी हो रहा है, उसके पीछे ये भी सिलसिला है। सिर्फ तकलीफ की बात यह है कि अंग्रेजों को गए हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 2 पीढ़ियां जवान हो चुकी हैं अंग्रेजों के जाने के बाद।
पूरी पीढ़ी अब जवान हो रही है, लेकिन हम उनके फैलाए हुए जहर को अभी तक पाल उसके बढ़ा, और ये दोनों तरफ हुआ। पाकिस्तान की ऑफिशियल जबान उर्दू क्यों बना दी? पाकिस्तान तो किसी की जबान नहीं उर्दू। पाकिस्तान का वो इलाका जो आज पाकिस्तान है, उसमें पंजाबी रहते हैं, उनकी जबान उर्दू नहीं है। वहां बिल्लोची रहते हैं, वहां पख्तून रहते हैं, वहां सिंधी रहते हैं, किसकी जबान? वहां मुल्तानी रहते हैं, वहां किसकी जबान उर्दू? हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमने कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू कर दी। क्यों? कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीर होनी चाहिए, जैसे बंगाल की बंगाली, उनकी उर्दू क्यों थोप दी? न कश्मीर भी के रहने वाले लोगों की जबान उर्दू है, न जम्मू के इलाके में रहने वाले लोगों की जबान जम्मू है उर्दू है। वहां की थी कश्मीरी थी, आपने दोनों की उर्दू थी। क्योंकि ये आइडिया के जहां मुसलमान है वहां उर्दू होनी चाहिए। इस आइडिया से पाकिस्तान आना, और फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों हो गए? क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो ये मानने को तैयार नहीं थे उर्दू उनकी थोपी गई। हमारे यहाँ जब हिंदी थोपने की कोशिश की गई, आपको पता है तमिलनाडु में क्या, मैं 60 की बात कर रहा हूं। तो जबान को लेके ये जो पूरी की पूरी साजिश है, उसने कैसी कैसी अजीब अजीब सूरत पैदा की। मैंने आपको बताया था कि फौज में उर्दू जबान विकसित हुई, एक जगह ये जबान विकसित हुई थी जो जमाने में लश्करी कहती थी। उर्दू जो भाषा, उर्दू जो शब्द है, ये तुर्की भाषा से आया है, और उर्दू का मतलब फौज की छावनी होता है। और इसलिए जामा मस्जिद के सामने जहां शाहजहां की फौज की छावनी थी, उस मैदान का नाम उर्दू मैदान था, और उस उर्दू मैदान दोनों तरफ उर्दू दार था। एक तरफ तो उर्दू बाजार अभी है, दूसरी तरफ वो चांदनी चौक का हिस्सा बन गया। और वहां पर शाहजहां की फौज के जैनी सिपाहियों ने एक मंदिर बनाया था, जो 1920 तक उर्दू मंदिर के नाम से मशहूर था। आज का नाम उसको दिगंबर जैन लाल मंदिर के नाम से। वो उर्दू मैदान इसलिए था क्योंकि वो फौज की छावनी होती, इसलिए नाम उर्दू मैदान पड़ गया। 1930 में दरियागंज के एक नए इलाके जहां पुरानी फौज की छावनी थी वो खाली कराई गई, अंग्रेजों की फौज की छावनी कैंटोनमेंट में दिया गया, और वहां पे फिर मकान बने और लोगों ने रहना शुरू किया, जहां पे अंसारी रोड है। हिंदी आंदोलन के समर्थकों ने वहां हिंदी मैदान बना लिया, क्योंकि उर्दू मैदान था, इसलिए हम हिंदी मैदान बनाए। उन्हें पता नहीं था उर्दू मैदान का मतलब, लेकिन उर्दू है तो हिंदी भी हो, उर्दू के नाम से मैदान है तो हिंदी के नाम से मैदान होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर ये हुआ। इस पूरे दौरान में आप ये देखिए कि उर्दू का रोल क्या है। 1750 जिस वक्त प्लासी का युद्ध भी नहीं हुआ है, उस वक्त वो एक शायर है जिनका नाम है मुसफ़ी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, और वो पहला शायर है जिसने अंग्रेजी के खिलाफ, अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ शायरी की है। हिंदुस्तान की दौलत व हशमत जो कुछ के थी, जालिम फिरंगियों ने बतदबीर छीन ली। ये 1750 से लिखा गया, और जब से लेके उर्दू ने लगातार जो पूरा वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जुल्म है जो उसके खिलाफ लगातार उर्दू में लिखा। उर्दू के अखबार और उर्दू के शायर वो इस पूरे दौरान
1857 में दिल्ली में एक अखबार निकला था जिसका नाम दिल्ली अखबार। 1857 में जब दिल्ली में बागी आ गए और दिल्ली के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, तो दिल्ली अखबार ने अपना नाम बदल के जफर अखबार कर दिया। जफर का मतलब विक्ट्री होता है। और उसके जो एडिटर थे मौलवी मोहम्मद बाकर, उनको जब दोबारा अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया है तो उनको फांसी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। और वो अखबार जो था वो पहला अखबार था जो हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली में और हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में बगावत की खबरें थी वो दे रहा था। तहरीर आजादी का जो पहली बार डिमांड थी, हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी मिलनी चाहिए, कांग्रेस के एक सेशन में उठाई। ये मौलाना हसरत मोहानी ने उठाई। उनकी एक गजल आपने जरूर सुनी होगी, मेहदी हसन की गाई हुई, चुपके चुपके क्या आन बहाना याद है, और वो बहुत मशहूर गजल है हसरत मोहानी की। ये हसरत मोहानी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, बार को जेल हुई, अखबार निकालते थे, अखबार बैन हो जाता था, जेल हो जाती थी, जेल छूटते थे, अखबार निकालते थे, फिर बैन हो जाता था, फिर जेल होती थी। उन्होंने पहली बार ये डिमांड कांग्रेस के सेशन में उठाई। उस वक्त मानी नहीं गई, लेकिन बहुत जल्दी फिर ये बहुत बड़ी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने पहली बार लिया, जिसको बाद में भगत सिंह ने उठाया और फिर वो पॉपुलर हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये छोटी मोटी चीजें, कि ये सबका ताल्लुक उससे है जो उर्दू का डीप रोल था इस पूरे आजादी आंदोलन में, जो उसका डीप इन्वॉल्वमेंट। ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों की जबान है, और ये ऐसी अजीब बात है जिसका जिक्र पहले कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको नाम बता दूं। उर्दू का जो पहला एपिक नॉवल लिखा गया, उसका नाम फसाना याद है, और उसको जगन्नाथ सरशार ने लिखा था, जो लखनऊ के रहने वाले। उर्दू का सबसे बड़ा प्रिंटर, सबसे बड़ा प्रेस, और उसे हुए भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब तक कोई उसके मुकाबला नहीं है। उसका नाम नवल किशोर प्रेस था, और वो भी लखनऊ में था। मुंशी नवल किशोर ने उसको शुरू किया था। लखनऊ आने से पहले वो अमृतसर में, और अमृतसर में उन्होंने उर्दू का अखबार शुरू किया था, पैसा अखबार। और लखनऊ जाके उन्होंने उर्दू का अखबार शुरू किया। उर्दू का जो पहला अखबार था जामे जहानुमा, वो कलकत्ते से छपना शुरू हुआ था। उर्दू का अखबार था, और उसके मालिक एक बंगाली ब्राह्मण। और उर्दू में मैंने आपको बताया कि दक्षिण का इलाका था, यहाँ उर्दू का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। वहां जो 200 साल में उर्दू विकास हुआ, उसमें दो चीजें डेवलप हुई। एक को मसनवी कहते हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, वली दखनी ने मसनवी लिखी थी, बहुत सारी मसनवी लिखी थी। मसनवी एक काव्य में, एक नज्म में एक कहानी, पूरी कहानी। तो उन्होंने सूरत के बारे में कहानी लिखी, वो सूरत की मसनवी है। हाल ही दिल्ली की बर्बादी के ऊपर मसनवी लिखी। तो ये मसनवी, और दूसरी चीज होती है इसे मरसिया कहते हैं। और मरसिया असल में करबला की जो बैटल थी उसको याद करते हुए लिखा जाता है। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड चिल्ड्रन को मारा गया था, और वो बैटल थी सच्चाई के लिए, और उन सबको मारा गया था। वो उसको याद करके मरसिया लिखा जाता है। पूरी फॉर्म बनी है पोइट्री की।
ये दोनों फॉर्म दक्कन में डेवलप हुई। एक बहुत मशहूर मरसिया है जिसका उसका नाम है मरसिया नहीं मरसिया नहीं, मसनवी, मसनवी गुलज़ारे नसीम। और ये उर्दू की फाइनेस्ट मसनवीज में से एक है और इसके लेखक हैं पंडित दयाशंकर नसीम। जो आज जो मॉडर्न वक्त है इसमें अगर आप देखें तो जितने बड़े नाम आपको गैर मुस्लिम के लेंगे उतने बड़े नाम को मुस्लिम के मिलेंगे उर्दू राइटर। राजेंद्र बेदी उर्दू का के शॉर्ट हुई राइटर्स में बहुत बड़ा नाम। आप शायद इनको जानते होंगे, इनके इनके कहानी के ऊपर फिल्म दस्तक बनी। तो कुछ है जिन्होंने कमाल की कहानियां लिखी हैं और 1947 के दंगों के बाद और जो उनकी एक पूरा कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, हम वैशी हैं। वैशी का मतलब होता है ब्रूट्स और एक्चुअली इनह्यूमन, नॉन ह्यूमन। तो कृष्णचंद है, जोगिंदर पाल है, देवेंद्र सत्यार्थी है, उपेंद्रनाथ अच्युत हैं, कन्हैयालाल कपूर हैं, रामलाल हैं। ये सब उर्दू के बड़े नाम हैं और ये सिलसिला बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा। गोविंद थे, कुमार पाशी थे, ये बहुत सारे लोग थे जो 70 के दशक तक उर्दू में लिखा करते थे। चाहे उर्दू का नॉवल हो, चाहे उर्दू की गजल हो, चाहे उर्दू की नज़्म हो, इस सब उर्दू का नॉवल हो, इस सब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका बराबर का कंट्रीब्यूशन है। और ये वो ज़बान है जिसमें पहली बार आजादी का की डिमांड उठी। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का नारा पहली बार इस ज़बान में उठा। बहादुर शाह जफर के वक्त जो पहला फरमान उर्दू और हिंदी में जारी हुआ और ये पहली बार कोई मुगल फरमान उर्दू में जारी हुआ था। उर्दू और हिंदी, नागरी और फारसी भी दोनों में एक साथ जारी हुआ था, जिसमें दिल्ली के नागरिकों से अपील की गई थी कि वो अंग्रेजों के बहकावे में ना आए और मिलकर रहें, अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइटेड मुत्तहिद होकर संघर्ष करें। गालिब ने 1857 की बर्बादी का डिस्क्रिप्शन उर्दू में किया है और वो बहुत सारे उनके खतों में है, लेकिन उसके अलावा एक गजल में उसका जिक्र है। मैं उसके आपको 2 शेर सुना रहा हूं और ये अजीब है कि ये बहुत सारी शायरी ऐसी होती है और इसीलिए वो क्लासिक शायरी कहलाती है, क्लासिकल लिटरेचर कहलाता है कि वो हर वक्त आपको उससे कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलता है। घर से बाजार को निकलते हुए जरा होता है आब इंसान का, चौक जिसको कहें वो मक्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का। आदमी यहाँ ना आ सके वहां, आदमी वहां जा सके यहाँ से, आदमी यहाँ ना आ सके वहां का। तो ये दिल्ली तबाही जो 1857 के बाद हुई उसका जिक्र हाल ही ने किया, जो गालिब के शागिर्द थे, और उन्होंने कहा तस्करा देलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। ये एक और फॉर्म उर्दू में डेवलप हुई जिसको हम शहराशोब कहते हैं। और ये अगेन दोबारा ये वही चीज है कि किस तरीके से उर्दू का ताल्लुक हमेशा रोजमर्रा की आवाम की जिंदगी से रहा है।
शहरों की बर्बादी के ऊपर उर्दू में जितना लिखा गया है, जो मैंने अभी आपको एक शेर सुनाया, ये हाल ही का है, पर इससे पहले मिर्जा सौ ने लिखा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शहर की बर्बादी के ऊपर शायरी की। और अब अगर अभी आप पिछले 50-60 साल की बात करें, 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, और उसमें वो सारे शायर, वो सारे पोएट जिनके नाम मैंने भी आपको सुनाए हैं और जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिनके नाम से आप सब वाकिफ, वो फैज अहमद फैज हैं, वो साहिल लुधियानवी हैं, वो कैफी आजमी हैं, वो मजरूह सुल्तान भी हैं। ये तमाम लोग वो फिल्मी दुनिया में गए और उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, और वो सारा एक आजाद हिंदुस्तान का, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें सब बराबर से रहेंगे, ये सपना जो हिंदुस्तानी सिनेमा की बुनियाद बना 90 साल तक, वो ये सपना ये राइटर्स लेके गए। ये उर्दू के वो राइटर थे जो प्रगतिशील जो राइटर का आंदोलन था उसका हिस्सा थे। ये वो थे जो सबके सब जेलों में रहे थे। ये सब वो लोग थे जो वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन के हिस्सा थे, जो आजादी के आंदोलन में जेलें गए थे, अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, जेल गए थे, और वहां फिर अपनी लिखाई में, उनकी राइटिंग में हमेशा एक हिंदुस्तान का, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सब बराबर हों, सब बराबर के हक हों, सब आजादी से रह सकें, ये सपना हिंदुस्तान के हवा में, कम से कम उत्तर भारत के अवाम के दिमाग में ये मैसेज उर्दू के माध्यम से पहुंचा। उर्दू के माध्यम से पहली बार मॉडर्न साइंस की एजुकेशन, पहली बार पूरे उत्तर भारत में मॉडर्न साइंस की एजुकेशन उर्दू में गई, किसी भाषा में। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, और ये पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, जब से ये पूरा का पूरा मामला उर्दू हिंदी, हिंदू मुसलमान का मामला में हुआ, 1922-23 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइंसेज में उर्दू में दिया करती थी। यही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। दुनिया हाली जो गालिब के कॉन्टेम्पररी थे, उन्होंने लिखा कि मुझे इल्म हासिल करने के लिए अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर का इल्म मेरी जबान में मौजूद है, मुझे अंग्रेजी इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि मुझे अंग्रेजी की नौकरी करनी है। तो ये जबान सिर्फ पोइट्री की जबान थी, ये सिर्फ लिटरेचर की जबान नहीं थी, ये तालीम की, नॉलेज की जबान थी। और हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का तसव्वुर है, जो मॉडर्न इंडिया का आइडिया है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, इसको विकास करने में, इसको डेवलप करने में उर्दू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उर्दू के बारे में घंटों बात की जा सकती है, लेकिन जाहिर है वक्त की अपनी पाबंदियां होती हैं। पिछली बार हम 1 घंटे से ज्यादा बोल गए थे, अब भी हम 45 मिनट बोल चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब इसको खत्म करते हैं। और अगर कुछ सवाल होंगे तो उसके जरिए मुमकिन है कि कुछ सवाल जो आपके जहन में हो, कुछ चीजें जो हम न कह पाए हों, वो हम इसमें ले पाएंगे। शुक्रिया बहुत। अभी एक आपने पूछा है कि जावेद अटली ने क्या लिखा था जिसपे उनका सर कलम हो गया, तो उसमें उन्होंने बादशाह का मजाक किया था, और वो जो भाषा है वो कुछ ऐसी है कि उसमें से एक दो लाइन तो मैं शायद आपको सुना सकूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही रंगीन किस्म की भाषा लिखते थे, और बहुत कुछ नए
नए लफ्ज उन्होंने इजाद किए थे, क्योंकि वो सैरिस्ट थे। तो उनका एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, जो ऐसा नहीं है कि वो छापने के काबिल नहीं हो, इश्क के बारे में है। तो शेर यह है कि जाफर दयारे यार में गर भीड़ भाड़ हो, तुम ही घुसड़ पुसड़ के घुसेड़म घुसाड़ हो। या वो कहने लगे कि बहुत सारे जटल्ली उनका टाइटल, वो तो उन्होंने अपना पेन नेम रखा था। जटल्ली का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मीनिंगलेस के लिए जटल का लफ्ज उन्होंने इन्वेंट किया, और अब वो उर्दू का हिस्सा बन गया है कि जटल बातें करता है, ये जटल्ली है, ये इस तरीके से इस्तेमाल होने लगा है। तो वो ने एक लंबी सी नज्म लिखी थी जिसमें मुल्क के बुरे हाथ का उन्होंने जिक्र किया। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि बगल करते फिरे दगली, बगल करते फिरे बगली, जटल करते फिरे जगली, जटली अजय दौर आया है। इस तरीके की कुछ वो शायरी करते थे। और उसमें उस जमाने जो एक जो डिकेड था, नवाबजादे नहीं करते थे, ऐश किया करते थे, पतंग पतंग और करों के अलावा में इंटरेस्ट में था। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और कोतवालों के बारे में, शहर के कोतवाल के बारे में उन्होंने जो लिखा था, और बात के बारे में जो उन्होंने लिखा था, उसके ऊपर वो उनका सर कलम करने का हुआ था। ये दुष्यंत सिंह पवार ने पूछा है, तो मैं, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा दुष्यंत जी, मैं वो ढूंढ के आपको निकाल के भेज दूंगा। हाँ, अनिमेश भाई जी, आपने सही दिलाया, मुझे बिल्कुल बुढ़ापे में हो गया है, भूल जाता हूँ। मैं पद्मावत का जिक्र कर रहा था। पद्मावत मलिक मोहम्मद जाही ने लिखी थी, उसकी भाषा अवधी है और उसकी स्क्रिप्ट पर्शियन है। जी, कई दोस्तों ने पद्मावत लिखा, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं एन पे उसका नाम भूल गया। अरे साहब, शायद मेरी आवाज ठीक आ रही है, बीच में कुछ प्रॉब्लम था। ये दुष्यंत सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पंजाबी पीपल डिसरिस्पेक्ट उर्दू लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। ये पता नहीं, तो मैं 2-3 बार मेरा पाकिस्तान जाना हुआ है, और वो मेरे कजन्स, वो सबके सब घर में पंजाबी बोलते हैं, और वो उर्दू भी पंजाबी जैसे ही बोलते हैं। तो लेकिन वो जो वो होता है ना, जो लैंग्वेज जिसमें आप हुकूमत कर रहे हैं, वो लैंग्वेज रिस्पेक्टफुल हो जाती है, और आप अपनी जबान को छोड़ के उस जबान में काम करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि लोग इसको, उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाने की वजह से इन जबानों का जो नुकसान हुआ है, उसका आप अंदाजा नहीं लगता। जितना आप
पंजाबी जो सूफी पोइट्री है उसको पढ़ने समझने वाले लोग पंजाब में आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसा ही कश्मीरी सूफी की पोइट्री को पढ़ने समझने वाले लोग कश्मीर में आपको कम मिलेंगे। ऐसे ही ये पूरा इलाका जो भोजपुरी और अवधी का इलाका है, वहां पर भोजपुरी लिटरेचर, और ये याद रखने की बात है कि भोजपुरी और अवधी और मैथिली ये हिंदी से बहुत पुरानी जबान है। ये उर्दू से भी ज्यादा पुरानी है, उर्दू और हिंदी दोनों से ज्यादा पुरानी जबान है। ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि उर्दू और हिंदी बुनियादी तौर पर शहरों की जबान है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर इन जबानों में है जो जिनको अब हमने बोली लेवल पर उतार दिया। मैथिली में 1000 साल का लिटरेचर, रिटन लिटरेचर 1000 साल का। हिंदी का रिटन लिटरेचर कब का है? सबसे पुराना भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पितामह का है, वो 20वीं शताब्दी के रूप में थे। तो ये जो भाषा को लेके हम लोगों ने जातियां की हैं, जिससे हमने अपनी संस्कृति का बहुत नुकसान किया है। जो हमारी कमाल की विविधता है हमारे भाषा में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, उसके साथ हमने बहुत जातियां की हैं। कुछ लैंग्वेजेस को दूसरी लैंग्वेजेस से ज्यादा बेहतर या ज्यादा ऊंचा रुतबा देकर, और ये इसकी वजह से कल्चरली हमने अपने आप को पुअर किया, अपने आप को हमने कुछ ज्यादा इससे हासिल नहीं किया, सिवाय इसके कि हमने अपने आप को और ज्यादा गरीब कर लिया कल्चर। ये तारिक मुस्तफा साहब ने पूछा है कि थ्रो सम लाइट ऑन बेदल आल्सो वाज ही गुरु ऑफ गालिब एट यंग एज, वाज गालिब इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम फॉर हिज पर्शियन पोएट्री। देखिए, एक तो गालिब की यंग एज में तो बेदल से गालिब सॉरी माफी बेदल का ताल्लुक असल में गालिब से वो कोई 100 साल कम कम पहले। बेदल इज कॉन्टेम्पररी ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब शायद 1703 या 1705 में उनका देहांत हुआ, और गालिब 89 में। तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध होने का तो कोई रिश्ता है नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। गालिब ने किसी शागिर्दी कभी नहीं, जब तक मेरा ख्याल है, मैंने बचपन की हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी के शागिर्द भी नहीं थे। वो दो शायरों को बड़ा मानते हैं, जो ज़बान जिसमें गालिब लिख रहे हैं, और वो फारसी और रेख्ता दोनों लिखते हैं, फारसी और उर्दू दोनों में लिखते हैं। तो फारसी में वो बेदिल को अपना गुरु मानते हैं, और उनके कई शेरों में बेदिल की तारीफ में उन्होंने जिक्र किया है। और उर्दू में या रेख्ता में वो मीर को अपना उस्ताद मानते हैं। और वो आपने जरूर सुना होगा कि रेख्ते के तो मीर उस्ताद नहीं हो, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर नहीं था। और बेदिल के बारे में कहते हैं, तर्ज़े बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़याम है।
अब ये सुपरफिशियली तो ये कह रहा है कि बेदिल की तर्ज में रेख्ता कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेदिल ने तो कभी रेख्ता कही ही नहीं। बेदिल तो सिर्फ शायरी फारसी लिखते थे। तो जिस तर्ज में बेदिल फारसी लिखते थे उस तरीके से रेख्ता में शायरी करना बहुत मुश्किल है। वो और ये शेर में उन्होंने बेदिल और मीर को अपना जो उर्दू में कहे खिराज पेश किया है, अपनी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस की है उनके लिए। अब ये सवाल आपने दुष्यंत जी पूछ लिया कि मोमिन ज्यादा बड़े शायर हैं या गालिब। तो पहली बात तो ये कि इस तरह के कंपैरिजन सही नहीं। जो बड़े शायर हैं उनमें मतलब अब गालिब और मीर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये प्रकार की बहस है। दोनों बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मोमिन के बारे में सिर्फ एक शेर के बारे में गालिब ने तारीफ की है। मोमिन का एक शेर है, तुम मेरे पास होते हो गया कोई दूसरा नहीं होता। तो उन्होंने मोमिन से कहा कि मेरा सारा ध्यान ले लो अपना, विच इज बिग थिंग फॉर गालिब से, क्योंकि गालिब किसी और को शायर मानने को तैयार नहीं। बहुत कम लोगों को मानते थे कि वो शायरी ना जानते। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ था। लेकिन मोमिन फाइनली बहुत लिमिटेड शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन उनके पास वो रेंज नहीं है। उनके पास वो सारा दुनिया इमेजिनेशन जो गालिब क्रिएट करता है वो मोमिन के पास नहीं। बट जो फील्ड मोमिन ने अपने लिए चुनी थी, विच इज सेलिब्रेटिंग फिजिकल लव, वो उसमें वो उनसे बड़ा मेरा ख्याल है कोई नहीं। उस इलाके में वो बहुत बड़े हैं। लेकिन ये कहना कि गालिब से बड़े हैं या गालिब से बड़े हैं, मैं समझूंगी ये इस बहस में हमें पढ़ना ही चाहिए। दोनों अपनी जगह बहुत बड़े बड़े हैं और इस तरह के कंपैरिजन बेसिकली इनका कुछ खास मतलब निकलता नहीं। मतलब अगर आप ये कहें कि वो पिकासो ज्यादा बड़ा पेंटर है या वैन गॉग, या वो जो थे मलिक मोहम्मद जायसी बड़ा कवि है या अब्दुल रहीम खान खाना। तो या रविशंकर ज्यादा बड़े सितारिस्ट थे या कोई और। मतलब ये इस तरह की जो कंपैरिजंस हैं, इनसे मेरा ख्याल है कुछ खास बात मतलब निकलता है। और मेरा ख्याल है हमको इस तरह की कंपैरिजन में पढ़ना भी नहीं। अनुपम वार्ष्णेय साहब पूछ रहे हैं कि क्या उर्दू की अलग अलग डायलेक्ट है हिंदी की तरह? तो देखिए, एक तो हिंदी की जो डायलेक्ट्स हैं वैसी ही डायलेक्ट्स उर्दू की भी हैं। जैसे अब एक इलाहाबाद की हिंदी है और एक बनारस की हिंदी है और एक मथुरा की हिंदी है। ऐसे ही एक दिल्ली की उर्दू है, एक लखनऊ की उर्दू है और एक रामपुर की उर्दू है। तो इस तरीके से, लेकिन वो डायलेक्ट इस तरीके में नहीं कही जा सकती। वो क्योंकि ये कुछ रीजनल वेरिएशंस है। जैसे अब उसमें अब दिल्ली की उर्दू में तौलिया मैस्कुलिन जेंडर है और लखनऊ इलाहाबाद की
उर्दू में वो फेमिनिन जेंडर है। दिल्ली की उसमें उर्दू मैस्कुलिन जेंडर है, लखनऊ में फेमिनिन जेंडर है। दही खाई थी। तो अच्छा, हम लोग दूध खाया था, लखनऊ में दूध खाना कहते हैं, अब तो नहीं कहते लेकिन इस जमाने में कहा जाता था। तो लेकिन ये 20वीं सदी के शुरू तक दूध खाना कहा जाता। जगन्नाथ सरशार की का जो नॉवल है, जगन्नाथ सरशार का नॉवल है फसाना आजाद, उसमें दूध खाने का मुहावरा लगातार इस्तेमाल हुआ है। तो ये और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम लिखा हुआ है। तो ये इतनी, मेरा ख्याल है इतनी अलग अलग डाइट्स के अलावा वो होता है, वो मतलब रीजनल डिफरेंस। चंदन कार्तिक कुमार पूछ रहे हैं कि औरंगजेब वाज इनटू पोएट्री, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम बुक और रेफरेंस फॉर द सेम। देखिए, हमने बहुत साल पहले एक फिल्म बनाई थी और उस दौरान हमने रिसर्च की थी। उसमें हमको ये इंफॉर्मेशन दी थी, वो हमारे यंग स्कॉलर्स थे जो उस पर रिसर्च कर रहे थे। और उस वक्त उन्होंने मुझको गजल में एक गजल जो औरंगजेब की लिखी हुई ब्रज भाषा में उन्होंने मुझको दी थी। और मैं बहुत दिनों से वो नोट्स ढूंढा हूं, मुझे नहीं मिल रहे। अभी मैंने वो जो स्टूडेंट हमारे साथ काम कर रहे थे, उनके जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनवर आलम, जिनको हम अनवर पाशा कहते हैं, शायरी करते हैं, उनसे मैंने अभी 2-3 दिन हुए पहले कहा है कि वो उसको कहीं से ढूंढ के निकालें। तो जैसे ही मेरे पास आती है मैं उसे अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा और वहां से आप लोग उसको ले सकते हैं। तो अब समय हमारा हो गया है, 3 मिनट एक्स्ट्रा हमने बता दिए हैं। मेरा ख्याल है आज इस सिलसिले को हम खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। और कारवान इनिशिएटिव का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझको मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ जिज्ञासा, कुछ क्यूरियोसिटी आप लोगों में क्रिएट कर दी होगी। अगर इस सिलसिले में आप आगे कुछ इंक्वायरीज करना चाहें तो ज़रूर मुझे लिखें या कारवान को लिखें, वो मुझे भेज देंगे। और जो कुछ मटेरियल मैं आपको भेज सकता हूँ या उसके रेफरेंसेस दे सकता हूँ, वो मैं आपको जरूर दूंगा। जैसे बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसको और फर्दर आप रेडी करना चाहें तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।